हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीके क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी एएलपी सीबीटी2 एग्जाम के लिए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रैंक के एक्सपेक्टेड पेपर करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों अभी तक हमने आपको 5 पेपर करवा दिया है। आज हम करने वाले हैं एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 6, जिसमें बेहतरीन क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो भी हम क्वेश्चन लेके आए दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं एएलपी सीबीटी2 एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए और हमारी क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 6 के सारे क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। पहला क्वेश्चन दोस्तों, चित्र में दिखाए गए परिपथ के भाग में बहने वाली धारा आई की गणना करिए। दोस्तों, ये ए है और ये बी है। जो ए का विभव है कितना है, वो 10 वोल्ट है। बी का विभव कितना है, 4 वोल्ट है। और प्रतिरोध कितना है, 2 ओम है। हमसे पूछा है परिपथ के भाग में बहने वाली धारा आई का मान क्या होगा। तो बताइए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। दोस्तों, ओम का नियम क्या बोलता है? ओम का नियम बोलता है आई बराबर वी अपॉन में आर के। वी अपॉन में आर बोलता है ओम का नियम। अब यहाँ पे हमको दो विभव दिए गए हैं। पहला ए का विभव दिया गया है 10 वोल्ट और बी का विभव कितना दिया गया है, 4 वोल्ट दिया गया है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, आई बराबर वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाई आर के, यदि हमको धारा निकालना है तो ए का जो विभव है वो कितना है हमारे पास में, 10 वोल्ट है। माइनस बी का विभव कितना है, 4 वोल्ट है। और प्रतिरोध कितना है, 2 ओम दिया गया है। तो 10 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा, 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो 2 से जब काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार में। तो जो इनके बीच प्रभावित होने वाली धारा होगी वो कितनी होगी, 3 एम्पियर होगी। कितनी होगी, 3 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, धारा जो होती है ना, हमेशा अधिक विभव से कम विभव की ओर प्रभावित होती है। मतलब धारा जो बहेगी वो कहां से बहेगी, यहां से बहेगी। अधिक विभव से कम विभव की ओर बहेगी। ठीक है, क्लियर। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, 3 एम्पियर। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उष्मीय चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए, उष्मीय चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। तो दोस्तों, उष्मीय चालकता का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है वाट प्रति मीटर केल्विन। क्या होता है, वाट प्रति मीटर केल्विन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम कोण प्रक्षेपण मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में शीर्ष दृश्य के सापेक्ष सामने का दृश्य कहाँ होता है, मतलब फ्रंट व्यू कहाँ होता है, ये हमसे पूछा है। ऑप्शन ए शीर्ष दृश्य के ऊपर होता है। ऑप्शन बी शीर्ष दृश्य के नीचे होता है। ऑप्शन सी शीर्ष दृश्य के दाईं ओर होता है। या ऑप्शन नंबर डी शीर्ष दृश्य के बाईं ओर होता है। तो बताइए, प्रथम कोण प्रक्षेपण में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में शीर्ष दृश्य के सापेक्ष सामने का दृश्य कहाँ बनता है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शीर्ष दृश्य के ऊपर। कहाँ होता है, शीर्ष दृश्य के ऊपर। दोस्तों, ये है हमारा वर्टिकल प्लेन, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात कर रहा है, तो हमारी जो वस्तु होगी वो कहाँ होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, मतलब प्रथम चतुर्थांश में। यहाँ पे हमारी कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति खड़ा है, प्रेक्षक खड़ा है। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे प्रेक्षक है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु जो होती है वो किसके बीच होती है, प्रेक्षक और प्लेन के मध्य में होती है। किसके, प्रेक्षक और प्लेन के मध्य में होती है वस्तु। तो यदि आपसे पूछे प्रथम कोण प्रक्षेपण में वस्तु की स्थिति क्या होती है, तो वस्तु जो होती है वे प्रेक्षक और प्लेन के मध्य में स्थित होती है। कौन सी वस्तु, इधर से देखते हैं तो फ्रंट व्यू बनता है और ऊपर से देखते हैं तो टॉप व्यू बनता है। तो जब इधर से हम देखेंगे, यहाँ से हम जब देखेंगे तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, वर्टिकल प्लेन पे बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ पे, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है। टॉप से जब देखेंगे, ऊपर से जब देखेंगे तो हमारा व्यू कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो जब हम इस प्लेन को जब हम घुमाएंगे
क्या एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे तो जो वीपी होगा वो कहाँ होगा, ऊपर होगा, और एचपी कहाँ होगा, नीचे होगा। किसके, एक्स वाई रेखा के। ये हमारी एक्स वाई रेखा है, इसके क्या होगा, वीपी ऊपर होगा और एचपी कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। अब वीपी ऊपर है, इसका मतलब फ्रंट व्यू जो बनेगा वो एक्स वाई रेखा के ऊपर बनेगा, और टॉप व्यू बनेगा वो कहाँ बनेगा, एक्स वाई रेखा के नीचे बनेगा। तो हमसे वही तो पूछा है कि शीर्ष दृश्य के सापेक्ष, मतलब टॉप व्यू के सापेक्ष फ्रंट व्यू कहाँ बन रहा है हमारा, ऊपर बन रहा है। कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। अब इसमें पूछ ले कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में राइट साइड व्यू कहाँ बनेगा। दोस्तों जो राइट साइड और लेफ्ट साइड व्यू होते हैं ना, ये फ्रंट व्यू के अगल बगल में ही बनते हैं। क्या बनते हैं, फ्रंट व्यू के अगल बगल में। लेकिन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो राइट साइड व्यू जो होता है वो फर्स्ट, मतलब फ्रंट व्यू के कहाँ पे, फ्रंट व्यू के कहाँ पे बनता है, लेफ्ट साइड बनता है। जो राइट साइड व्यू बनता है वो फ्रंट व्यू के राइट साइड, लेफ्ट साइड बनता है। और जो लेफ्ट साइड व्यू है वो फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनता है, मतलब लेफ्ट साइड व्यू यहाँ बनेगा। मतलब ये अगर हमारा फ्रंट व्यू है ये वाला, तो अगर राइट साइड व्यू पूछे फर्स्ट एंगल में तो वो बनेगा लेफ्ट में, यहाँ बनेगा। और यदि लेफ्ट साइड व्यू पूछे तो ये बनेगा फ्रंट व्यू के राइट साइड में। तो ये बातें भी आपको याद रखना है। तो अभी से हमसे क्या पूछा था, शीर्ष दृश्य के सापेक्ष सामने का दृश्य कहाँ होता है, तो ये कहाँ होता है, शीर्ष दृश्य के ऊपर बनता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक के, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में छिपी हुई रेखा हिडन लाइन क्या दर्शाती है। दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग में छिपी हुई रेखा हिडन लाइन क्या दर्शाती है, वृत्त का केंद्र दर्शाती है, काटने का तल दर्शाती है, देखने की दिशा से अदृश्य किनारे दिखाती है, या फिर विमा रेखा दर्शाती है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में छिपी हुई रेखा हिडन लाइन जो है किसको दर्शाती है, तो ये दर्शाती है दोस्तों देखने की दिशा से अदृश्य किनारों को। किसको, देखने की दिशा में अदृश्य किनारों को। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में वृत्त और चाप खींचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। चांदे का किया जाता है, सेट स्क्वायर का किया जाता है, डिवाइडर का किया जाता है, या फिर प्रकार कंपास का किया जाता है। तो दोस्तों वृत्त और चाप खींचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वृत्त और चाप खींचने के लिए हम प्रयोग करते हैं प्रकार का, कंपास का। किसका, कंपास का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनपुट डिवाइस का एक सामान्य कार्य क्या है। दोस्तों इनपुट डिवाइस का एक सामान्य कार्य क्या है, तो इनपुट डिवाइस का एक सामान्य कार्य है डेटा को पढ़ना और उसे उस रूप में बदलना जिसे कंप्यूटर समझ सके। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2.56 इंटू 10⁵ में सार्थक अंक की संख्या क्या है। तो दोस्तों इसमें हमसे क्या पूछा है, सार्थक अंक पूछा है। तो जो घात है उसको तो आप भूल जाइए, घात से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको ये सामने की जो संख्या है उससे लेना देना है। अब इसमें कितने सार्थक अंक है दोस्तों, तो आपको नजर आ रहेंगे 1 2 3, तो 3 सार्थक अंक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत धारा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। बताइए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, विद्युत धारा का विमी सूत्र ए है। बताइए इन दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन हमारे क्या है, सही कथन है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और विद्युत धारा का विमी सूत्र होता है ए। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 1 और 2 दोनों ही कथन क्या है हमारे, सत्य कथन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है हमारा। ए किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर, बी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर डी किलोग्राम मीटर। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, जो मूल मात्रकों से मिलकर बनते हैं वही तो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो है ये क्या है हमारा, व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि ये मूल मात्रक से मिलकर ही बना है। अब बोलेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है, लेकिन यहाँ पे जो प्राथमिकता दी जाएगी वो दी जाएगी ऑप्शन नंबर सी को। किसको, ऑप्शन नंबर सी को दी जाएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक नैनोमीटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन पहला है नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। दूसरा कथन है नैनोमीटर एक ऐसी इकाई है जिसका उपयोग परमाणु और आणविक पैमाने पर लंबाई मापने के लिए किया जाता है। तो बताइए दोनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों ही कथन क्या है हमारे, सत्य कथन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बल आघूर्ण का विमी सूत्र क्या है। बताइए दोस्तों बल आघूर्ण का विमी सूत्र क्या होता है।
ऑप्शन ए होता है, ऑप्शन बी होता है, ऑप्शन सी होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी होता है? दोस्तों हमको रटना नहीं है, हमको तो सीखना है। अब बल आघूर्ण होता क्या है? बल आघूर्ण बराबर होता है बल इंटू दूरी के, मतलब एफ इंटू डी के, दूरी के। हमको पता है बल का जो मात्रा विमी सूत्र होता है वो होता है एम एल टी माइनस टू, सबको पता है, इसको तो आपको रट लेना है। अब डी क्या है? दूरी। दूरी के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मीटर का। और मीटर को किस में प्रदर्शित करते हैं? लंबाई में। तो एल, मीटर की जगह क्या रख देंगे अपन? एल रख देंगे, तो एल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एल कितना है? 1 है, 2 है, तो क्या हो जाएगा? एम एल टू टी माइनस टू। और यही क्या होगा? बलागुण का विमी सूत्र होगा, एम एल टू टी माइनस टू। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 0.01 mm की सीमा में बहुत छोटी लंबाई मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है? बताइए, 0.0 mm की सीमा में बहुत छोटी लंबाई को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? मीटर स्केल का करते हैं, वर्नियर कैलिपर का करते हैं, स्क्रू गेज का करते हैं, या फिर मापने के फीते का करते हैं? तो 0.01 mm की सीमा में बहुत छोटी लंबाई मापने के लिए हम उपयोग करते हैं वर्नियर कैलिपर का। किसका? वर्नियर कैलिपर का। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना होता है? बताइए, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो दोस्तों वेट इन मून जो है, ये वेट इन अर्थ के क्या होता है? 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में लगभग 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व होता है, बताइए 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व कितना होता है? 500 होता है, 1500 होता है, 1000 होता है, या फिर 800? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व जो होता है वो होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? बताइए, पृथ्वी पर किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कितना है? 50 किलोग्राम है। हमसे पूछा किस पर? चंद्रमा पे। तो द्रव्यमान क्या होगा बताइए? तो दोस्तों द्रव्यमान यदि पृथ्वी पर 50 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर भी कितना होगा? 50 किलोग्राम ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान का मान कहीं पे भी परिवर्तित नहीं होता है। चाहे स्थान आप कहीं पे भी रख दो, चाहे पृथ्वी में रख दो, चाहे बृहस्पति में रख दो, चाहे चंद्रमा पे रख दो, द्रव्यमान का मान हमेशा क्या रहता है? एक जैसा ही रहता है। हाँ, यदि भार बोलता तो हम भार निकालते, भार में परिवर्तन होता है, स्थान के अनुसार भार बदलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का आयतन 2 मीटर क्यूब और द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो उसका घनत्व क्या होगा? बताइए, हम जानते हैं घनत्व डेंसिटी बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन के। द्रव्यमान कितना है दोस्तों? ये है 10 किलोग्राम, और आयतन कितना है? 2 मीटर क्यूब। तो 2 से काट दीजिए इसको, 2 पंचे 10, तो घनत्व कितना होगा? 5000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 5 किलोग्राम, सॉरी दोस्तों, 5 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक की कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित करता है, किया गया कार्य क्या है? दोस्तों 10 न्यूटन का बल है जो वस्तु को बल की दिशा में कितना विस्थापित करता है? 5 मीटर विस्थापित करता है। और कार्य बराबर हम जानते हैं, कार्य बराबर क्या होता है? बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। अब बल कितना है? 10 न्यूटन का है, विस्थापन कितना है? 5 है, तो कार्य कितना होगा? 50 जूल आएगा कि नहीं आएगा? 50 जूल। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक मशीन 30 सेकंड में 600 जूल कार्य करती है, उसकी शक्ति होगी। तो दोस्तों शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति P बराबर होता है कार्य बटे समय के। क्या होता है? कार्य बटे समय के। कार्य कितना है? 600 जूल है, और समय कितना लग रहा है? 30 सेकंड लग रहा है, तो उसकी शक्ति क्या होगी? 20। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 20 वाट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है, उसकी गतिज ऊर्जा होगी। बताइए गतिज ऊर्जा क्या होगी? 8 जूल होगी, 16 जूल होगी, 32 जूल होगी, या फिर 4 जूल होगी? तो हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv² के। क्या होता है? 1/2 mv²। तो क्या रख दीजिए? मान रख दीजिए 1/2। m का मान कितना है? 2 किलोग्राम, और v का मान कितना है? 4। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारी गतिज ऊर्जा कितनी निकल के आएगी? 16 जूल निकल के आ जाएगी। कितनी? 16 जूल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है?
बताइए स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है? चलती हुई गोली, घूमता हुआ चक्का, खिंचा हुआ रबर बैंड या फिर बहती नदी। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी, खिंचा हुआ रबर बैंड। जो खिंचा हुआ रबर बैंड है इसमें क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। चलती हुई गोली गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, घूमता हुआ चक्का गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, बहती नदी गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसकी औसत चाल क्या होगी? बताइए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 240 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है? स्पीड। चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्टेंस कितना है? 120 और समय कितना लग रहा है? 2 घंटे लग रहा है। तो स्पीड कितनी होगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी होगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? दोस्तों सदिश राशि मतलब वे राशियां जिसमें परिमाण के साथ दिशा भी होती है, वे राशियां कहलाती है हमारी सदिश राशियां। क्या चाल एक सदिश राशि है? क्या नहीं, ये तो अदिश राशि है। क्या दूरी एक सदिश राशि है? क्या नहीं, ये तो अदिश राशि है। क्या वेग हमारी सदिश राशि? क्या हाँ, वेग जो है एक सदिश राशि है। समय है क्या? नहीं। तो वेग क्या है? हमारी सदिश राशि है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु विराम अवस्था से 4 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से 5 सेकंड तक चलती है, उसका अंतिम वेग क्या होगा? दोस्तों एक वस्तु विराम अवस्था से चल रही मतलब उसका प्रारंभिक वेग हमारा कितना है? 0 है, विराम से चल रही है। तो त्वरण का मान कितना है हमारे पास में? 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और समय कितना है हमारे पास में? 5 सेकंड है। अब हमको त्वरण भी दिया गया है, समय भी दिया गया है, यू का मान भी हमको पता है, हमको अंतिम वेग v निकालना है। तो पहला समीकरण लगा लेते हैं। v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। तो v बराबर क्या हो जाएगा? u का मान तो 0 है, a का मान कितना है? a का मान है 4 और t का मान कितना है? 5। तो जो हमारा वेग आएगा, अंतिम वेग, वो कितना आएगा? 4 पंचे 20, 20 मीटर प्रति सेकंड। कितना? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन 15 सेकंड में 300 मीटर और दूसरी 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करती है, तो कौन तेज है? ये हमको बताना है। तो हम जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो हम स्पीड निकाल लेते हैं। पहले की डिस्टेंस कितनी है? 300 है और कितने 15 सेकंड में ये पार कर रही है। तो मतलब जो स्पीड है उसकी कितनी कितनी आ जाएगी? 20 मीटर प्रति सेकंड। दूसरी की स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 400 मीटर की दूरी कितने समय में? 20 सेकंड में। तो क्या हो जाएगा? 1010, दो दूनी मतलब इसकी भी स्पीड कितनी आ गई? 20 मीटर प्रति सेकंड आ गई। अब दोनों की स्पीड सेम है तो दोनों की चाल क्या होगी? समान ही है। दोनों की चाल क्या है? समान है। मतलब समान चाल चाल से चल रही दोनों ट्रेनें। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। किसमें बोला? 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। बदलिए 100 डिग्री सेल्सियस को, क्या होगा? तो हम जानते हैं केल्विन बराबर, आपको याद रखना है, केल्विन बराबर क्या होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। हम 273 ले लेते हैं। सेल्सियस का मान कितना है? 100 है। 100 में 273 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 373। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? चालन में नहीं होती, संवहन में नहीं होती, विकिरण में होती है, या फिर चालन और संवहन दोनों में नहीं होती? दोस्तों चालन उष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वो है हमारी विकिरण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्माधारिता वह उष्मा है जो आवश्यक होती है। बताइए विशिष्ट उष्माधारिता क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? तो किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्माधारिता वह उष्मा है जो 1 किलोग्राम का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। तो ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने समान मान दिखाते हैं? 0 डिग्री पे, -40 डिग्री पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर 40 डिग्री पे? तो वह तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाने समान मान दिखाते हैं, वो है हमारा मान कौन सा? -40 डिग्री। कौन सा? -40 डिग्री। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। थर्मोस्टेट में उपयोग होने वाले द्विधात्विक पट्टी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? दोस्तों थर्मोस्टेट है, इसमें द्विधात्विक पट्टी होती है जो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो
तो ये करती है विभेदक ऊष्मीय प्रसार के सिद्धांत पर। किस पर? विभेदक ऊष्मीय प्रसार के सिद्धांत पर कार्य करती है थर्मोस्टेट में उपयोग होने वाली द्विधात्विक पट्टी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओम के नियम के अनुसार यदि वोल्टेज 2 गुना हो जाए तो और प्रतिरोध स्थिर रहे तो धारा क्या हो जाएगी? तो ओम का नियम क्या होता है? V बराबर में आई आर के। क्या बोला है? वोल्टेज 2 गुना, यदि वोल्टेज 2 गुना होगा तो धारा भी 2 गुनी हो जाएगी। धारा भी क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वोल्टेज जो है धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। तो धारा क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी यदि वोल्टेज 2 गुना होगा तो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। 6 प्रत्येक ओम के 3 प्रतिरोध समांतर में जोड़े गए हैं, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 6 ओम के 3 प्रतिरोध है दोस्तों, जो किस में जोड़े गए हैं? समांतर में जोड़े गए हैं। तो हमने आपको हमेशा बताया है जब भी समान मान के प्रतिरोध समांतर में जुड़े होते हैं तो हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो आप एक फॉर्मूला लगाइए R/N। यहाँ R क्या है? प्रतिरोध का मान है, और N क्या है? प्रतिरोधों की संख्या है। तो प्रतिरोध का मान कितना है? 6 ओम है। और कितने प्रतिरोध है? 3 प्रतिरोध है, तो 3 से भाग दे दीजिए। तो प्रत्येक प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध जो आएगा वो कितना आएगा? 2 ओम निकल के आ जाएगा। कितना? 2 ओम। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। किसी प्रतिरोध में क्षयित विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों विद्युत शक्ति का एक सूत्र होता है क्या? V²/R होता है, I²R होता है, V/I होता है। देखिए इनमें से कोई है क्या यहाँ पे? VI² होता है क्या? नहीं। V²I होता है क्या? नहीं। I²R होता है क्या? हाँ, I²R होता है। IR होता है क्या? नहीं। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? तो बताइए फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो अधिक धारा प्रवाहित होने पर परिपथ तोड़कर सुरक्षा करना ही फ्यूज का क्या होता है? कार्य होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? जनरेटर, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर या फिर संधारित्र? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है दोस्तों कौन? बताइए कौन करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो विद्युत मोटर जो होती है ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन करता है? तो जनरेटर करता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारी चट्टान उठाने के लिए प्रयोग की जाने वाली कुदाल मतलब क्रॉवबार किस वर्ग के लीवर का उदाहरण है? भारी चट्टान उठाने के प्रयोग की जाने वाली कुदाल जो होती है ये किस वर्ग के लीवर का उदाहरण है? बताइए बताइए। इस प्रकार से देखा होगा ना आपने, ऐसी कुदाल देखा होगा ना आपने, यहाँ पे ऐसा होता है और यहाँ पे हत्था लगा होता है, ऐसा ऐसी करके कुछ होती है कुदाल, ऐसी टाइप से होती है। तो हम यहाँ पे हम लगाते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं क्या? एफर्ट। यहाँ पे क्या लगाते हैं अपन? एफर्ट लगाते हैं। ये यहाँ पे होता है हमारा लोड, यहाँ पे क्या होता है? हमारा लोड होता है। यहाँ पे लोड होता है, यहीं पे तो हम खोदते हैं। और जो फलक्रम होता है वो कहाँ पे होता है? यहाँ पे, यहीं पे कहीं फलक्रम होता है। जब इसको करेंगे तो फलक्रम यहीं पे कहीं होता है। मतलब ये देखिए कि एफर्ट और लोड के बीच में क्या आ रहा है? फलक्रम आ रहा है। तो एफर्ट और लोड के बीच में जब फलक्रम होता है तो वो कौन सी श्रेणी का लीवर होता है? फर्स्ट श्रेणी का लीवर होता है। तो प्रथम लीवर का वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सरल मशीन का यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज परिभाषित होता है। तो दोस्तों मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है सरल मशीन का? ये होता है लोड बटे प्रयास के। क्या होता है? लोड बटे प्रयास के। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक पहिया ठेला किस वर्ग के लीवर का उदाहरण है? बताइए एक व्हील बैरो किस वर्ग के लीवर में आता है? ऐसा होता है ना, एक ठेला ऐसा, ऐसी टाइप से होता है। यहाँ हाथ होता है और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे वो लगा रहता है चक्का, ऐसे ही होता है कुछ, देख लीजिएगा ऐसे ही होता है। अब बोला है किस वर्ग के लीवर में आता है? तो ये जो है ये घूमने वाला भाग है हमारा, मतलब ये क्या है? हमारा फलक्रम है। और यहाँ पे हमारा होगा लोड, और यहाँ पे हम लगाएंगे एफर्ट। तो जिसमें लोड बीच में होता है वो कौन से श्रेणी का लीवर होता है? सेकेंड श्रेणी का लीवर होता है। तो द्वितीय वर्ग ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आनत तल किसी वस्तु को उठाने में आवश्यक प्रयास को कम करता है, क्योंकि दोस्तों आनत तल जो है, इंक्लाइंड प्लेन जो है, किसी वस्तु को उठाने में आवश्यक प्रयास को क्या करता है? कम करता है, क्योंकि यह उस दूरी को बढ़ाता है जिस पर प्रयास लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीपीई का पूर्ण रूप क्या है? बताइए पीपीई का पूर्ण रूप क्या होता है?
तो दोस्तों पीपीई का पूर्ण रूप होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, मतलब व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आईएस मानकों के अनुसार अग्निशमन उपकरणों की चिन्हांकन के लिए किस रंग का उपयोग होता है? दोस्तों आईएस मानकों के अनुसार अग्निशमन उपकरणों की चिन्हांकन के लिए किस रंग का उपयोग हम करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी भी दुर्घटना रोकथाम कार्यक्रम में पहला कदम क्या होता है? बताइए, कोई भी अगर दुर्घटना होती है तो इसकी रोकथाम हमको करना है, तो इसके कार्यक्रम में पहला कदम क्या होता है? मुआवजा प्रदान करना होता है, खतरे की पहचान करना होता है, बीमा खरीदना होता है, या फिर वेतन बढ़ाना? तो दोस्तों किसी भी दुर्घटना रोकथाम कार्यक्रम में पहला कदम होता है खतरे की हमको पहचान करना। यदि हम खतरे की पहचान करेंगे तभी तो उसकी रोकथाम कर पाएंगे। क्लियर? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ISO 7010 के अनुसार निम्न में से कौन सा सुरक्षा संकेत रंग नहीं है? लाल निषेध के लिए होता है, बिल्कुल सत्य बात है। पीला चेतावनी के लिए होता है, ये भी सत्य है। हरा सुरक्षित स्थिति के लिए होता है, तो ये भी सत्य है। बैगनी कहीं होता है क्या? नहीं, तो ऑप्शन डी वाला गलत, रंग नहीं है। तो यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा डी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक भौतिक राशि क्यू प्रेक्षण एक्स वाई और जेड पर निर्भर करती है और संबंध क्यू बराबर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड का पालन करती है। एक्स वाई और जेड के मापन में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः 1%, 2% और 4% है। राशि क्यू में प्रतिशत त्रुटि क्या है, ये हमको बताना है। और क्यू बराबर क्या है? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड। बताइए इसका राइट आंसर कैसा इसको आप सॉल्व करेंगे, बताइए। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको क्या करना है, हमको क्या दिया है? क्यू, संबंध क्यू, और इसमें क्यू बराबर है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड। तो आप कुछ मत करिए, एक्स की पावर कितनी है? 3 है, तो 3 इंटू एक्स की त्रुटि, 3 इंटू एक्स में त्रुटि, पावर को हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई में लेके आना है। प्लस वाई की पावर कितनी है? 2, तो 2 इंटू वाई में त्रुटि, प्लस जेड की पावर तो कुछ नहीं है, तो जेड में त्रुटि, जेड में त्रुटि। 3 इंटू एक्स में त्रुटि, 3 इंटू एक्स में कितनी त्रुटि है? 1% है। प्लस 2 इंटू वाई में त्रुटि कितनी है? 2 इंटू 2% है। प्लस जेड में कितनी त्रुटि है? 4% है। तो कर लीजिए इसको, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा? 4 3 7, 7 4 11। तो जो क्यू में प्रतिशत त्रुटि होगी कितनी होगी? 11% होगी। कितनी होगी? 11%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल वैश्विक तापमान वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों के सापेक्ष योगदान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 60% योगदान देती है। दूसरा, मीथेन लगभग 20% योगदान देती है। तीसरा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन लगभग 14% योगदान देती है। और चौथा है उपरोक्त सभी कथन सही है। तो दोस्तों कुल वैश्विक तापमान वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग में जो है, ये सभी जो कथन है, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ये सभी क्या है? कथन हमारे सही कथन है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बताइए क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है दोस्तों, ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी से क्या है? संबंधित है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? बताइए, अनवीकरणीय, जिसका निर्माण नहीं किया जा सकता दोबारा, वही अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा तो निर्माण कर सकते हैं, पवन ऊर्जा का भी कर सकते हैं, ज्वारीय ऊर्जा का भी कर सकते हैं, कोयला का हम दोबारा निर्माण कर सकते, क्या ये अनवीकरणीय स्रोत है? ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण विज्ञान में बीओडी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, पर्यावरण विज्ञान में बीओडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ये होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है बीओडी का पूर्ण रूप, मतलब जैविक ऑक्सीजन मांग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओएमआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो बताइए, ओएमआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो ओएमआर का पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों HTTP का पूर्ण रूप सभी को पता होगा, क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आज की वीडियो का, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विंडोज नहीं है, लिनक्स नहीं है, MS एक्सेल नहीं है, या फिर माक OS नहीं है? दोस्तों विंडोज तो
ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस एक्सेल जो है ना ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।